हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी मैथ्स बाय अर्पित। दोस्तों आज अपन करने जा रहे हैं सीजीएल 2023 टायर 1 का 17 जुलाई 2023 शिफ्ट 4 का पेपर। इससे पहले की जितनी भी शिफ्ट है वो सब मैं पहले ही डाल चुका हूँ। आई होप कि वो आपने देखी होगी। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करो और कमेंट में जो भी क्वेश्चन आपको आता है, मतलब जो इसमें भी आपको डाउट है जिस भी क्वेश्चन में, उसको आप पूछ सकते हो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टार्ट करते हैं अपना। पहला क्वेश्चन आप देखिए, पहला क्वेश्चन है आपके सामने बोर्ड मास के ऊपर। बोर्ड मास का क्वेश्चन हर पेपर में लगभग एक आता ही है, मतलब सिंप्लीफिकेशन के ऊपर क्वेश्चन। तो इसलिए इसको जरूर करें और काफी इजी होता है, कुछ भी नहीं होता इसमें। वही मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, बस यही चीजें होती है जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। कुछ इसमें कोई नया चीज नहीं है। बस बात यह है कि आप कौन सी चीज पहले करते हो, कौन सा मल्टीप्लाई पहले करते हो, कौन सा डिवाइड पहले करते हो। इस चीज के ऊपर ये पूरा क्वेश्चन निर्भर है। क्योंकि मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन तो हर कोई कर सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बड़ी बात यह है कि किस चीज को पहले करना है, इस चीज का पता होना। क्योंकि आंसर एकदम बदल जाएगा। अगर मान लीजिए कहीं पे मल्टीप्लाई पहले करना था और आपने अगर माइनस कर दिया होगा पहले, तो आपका आंसर एकदम चेंज हो जाएगा। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पे ले, मैं लिखता हूँ 5 × 3 - 2। अब देखिए अगर यहाँ पे मैं पहले मल्टीप्लाई करता हूँ तो 5 × 3 = 15। 15 - 2 कितना निकल के आता है, 13 निकल के आता है। लेकिन अगर मैं पहले माइनस कर दूं, 3 - 2 1, और 5 × 1 5। तो आप देख सकते हैं कि अगर जो चीज अपन को पहले करनी है वो अगर अपन नहीं करेंगे और दूसरी चीज को कर देंगे तो अपना आंसर गलत हो जाएगा। 5 एकदम गलत आंसर है, 13 सही आंसर है। तो बोर्ड मास में बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ। ऑफ भी मल्टीप्लाई ही होता है लेकिन इसकी प्राथमिकता पहले होती है मल्टीप्लाई से। D4 होता है डिवीजन, M4 मल्टीप्लाई, A4 एडिशन, S4 सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे देखिए डिवीजन और मल्टीप्लाई साथ साथ चलते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन साथ साथ चलते हैं। अपन हमेशा लेफ्ट टू राइट चलेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, सारे ब्रैकेट हो जाएंगे, उसके बाद ओ पे आएंगे ऑफ। फिर डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन में लेफ्ट टू राइट चलने पे जो पहले लिखा रहेगा उसको करेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे डिवीजन मैंने पहले लिख दिया तो हमेशा डिवीजन ही होएगा, नहीं। लेफ्ट टू राइट चलने पे इन दोनों में जो पहले आ जाए उसको कर देना है। इसी तरीके से सेम एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साथ है। तो चलिए सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं। तो ब्रैकेट में आप देख सकते हैं ये वाला है सबसे अंदर का ब्रैकेट। ब्रैकेट में भी कौन सा ब्रैकेट आपको सोल्व करना है, जो सबसे अंदर है। तो सबसे अंदर ये वाला ब्रैकेट है। अब इसमें अपन लेफ्ट टू राइट चले तो लेफ्ट टू राइट जाने पे 6 ऑफ 2 आया। ऑफ का मतलब मैंने बताया ऑफ मल्टीप्लाई ही होता है, लेकिन इसको प्राथमिकता दी जाती है। जब आपके सामने ऑफ लिख दिया जाए और एक आपके सामने मल्टीप्लाई लिख दिया जाए तो पहले आप ऑफ को करेंगे, बाद में मल्टीप्लाई को करेंगे। तो ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, तो 6 × 2 = 12। फिर उसमें से -4 करना है क्योंकि ब्रैकेट अब अपन को पूरा सोल्व करना है। बाहर अपने पास मल्टीप्लाई मौजूद है लेकिन फिर भी अपन माइनस क्यों कर रहे हैं पहले, क्योंकि पहले पूरे ब्रैकेट को सोल्व करना है, ब्रैकेट के अंदर वाली चीज को पूरा सोल्व करना है। तो 6 × 2 मतलब 12, 12 - 4 8। तो इस पूरे का अपने पास आ गया 8। अब ये जो ब्रैकेट थे सारे खत्म हो चुके हैं। तो 18 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई। अब आप यहाँ पे देखिए यहाँ भी एक ब्रैकेट है, 6 - 3 क्या होता है, 3 होता है। इस 3 का इस 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ये इसी के साथ जुड़ा हुआ है। इसको आपको परफॉर्म करना होगा। 5 × 3 15। तो ये आ गया आपके पास 15। तो अब आप देखिए, अब फिर से आप लेफ्ट टू राइट चले। लेफ्ट टू राइट चलने पे आपके सामने पहले डिवाइड आया तो पहले डिवाइड करना है, अगर पहले मल्टीप्लाई आता तो पहले मल्टीप्लाई करते। तो 18 डिवाइडेड बाय 8, 18/8 अगर मैं करता हूं तो कितना होता है, ये होता है 9/4। अब इसमें अपन को करना है मल्टीप्लाई 15। तो 9/4 मल्टीप्लाई 15, 15 का 9 बार में हो जाता है 135/4। तो ये आ जाएगा 135/4, ऑप्शन 4। यही अपना आंसर है। Study the given pie chart carefully and answer the following question. If scholarship has to be paid out of the donation fund, then what is the percentage of donation fund used for this purpose? तो अब देखिए दो तरह के आपको पाई चार्ट दे रखे हैं यहाँ पे। एक पाई चार्ट है सोर्स ऑफ फंड, मतलब स्कूल के अंदर फंड कहाँ कहाँ से आता है। तो एनजीओ की तरफ से आता है 38%, गवर्नमेंट एजेंसी देती है 12%,
इंटरनल सोर्स, जो स्कूल के ही अंदर के कुछ सोर्स है, जैसे स्टूडेंट वगैरह से डोनेशन के नाम पे कुछ पैसा वगैरह लिया जाता हो, या टीचर वगैरह कुछ डोनेट करते हो, या कुछ भी तरीके से 15% आता है। और इसके अलावा बाहर के जो लोग हैं वो डोनेट करते हैं 35%। दूसरी चीज देखिए, यूजेज ऑफ फंड्स बाय स्कूल। तो ये जो पूरा फंड आता है स्कूल के पास, इसमें वो 33% रिजर्व रखती है। रिजर्व मतलब आप कह सकते हो कि कोई और काम के लिए या फिर आगे फ्यूचर के लिए वो रखती है स्कूल। 26% बच्चों को स्कॉलरशिप देने में चला जाता है। 11% का वो पेमेंट करती है अपने स्टाफ को, टीचर्स को पेमेंट करती है। और स्कूल मेंटेनेंस में 30% यूज होता है। तो अपन से ये पूछ रहा है कि भैया ये जो पूरी स्कॉलरशिप है 26%, अगर ये केवल और केवल डोनेशन में दी जाए, डोनेशन में से दी जाए, तो आप ये बताओ कि डोनेशन का कितना भाग है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्कॉलरशिप दे रखी है 26%। अपन जानते हैं कोई भी पाई चार्ट होता है उसको अपन टोटल 100% मान के चलते हैं। मतलब ये जो 26% है ये पूरा टोटल 100% में से। और यहाँ पे ये जो डोनेशन है 35%, ये भी पूरा 100% में से। तो इन दोनों की जो है, एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि टोटल वैल्यू सेम है। ये डोनेशन भी 100% में से है, ये स्कॉलरशिप भी 100% में से है। तो मैं बोल सकता हूं कि सीधा स्कॉलरशिप 26% जो है, डोनेशन 35% में से देंगे तो कितना परसेंट बनेगा। तो यहाँ पे ये परसेंटेज तो आपस में कैंसिल आउट हो गया। इसको आप कीजिए 5 से कर लेते हैं 7 बार में, 5 से 20 बार में। फिर ये 7 से चला जाएगा, 7 का 3 बार में 21, 5 मतलब 50, तो 7 7 जा 49, तो 3.71 लगभग आएगा। 3.71 इंटू 20 अगर आप करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये लगभग आपके 742 हो जाएगा। मतलब इतना 371 इंटू 2 होता है 742, 7.42 और मल्टीप्लाई 10 मतलब 74.2। तो 74.2% के करीब होगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 ये आपका आंसर होगा। यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे ये स्कॉलरशिप भी 100% में से ही थी और डोनेशन भी 100% में से ही था। इसलिए अपन ने डायरेक्ट इसका इस्तेमाल कर लिया। जैसे नॉर्मली अपन परसेंटेज निकालते हैं वैसे ही अपन ने निकाला, कुछ अलग काम नहीं किया। लेकिन अगर इन दोनों की टोटल वैल्यू अलग अलग होती तो फिर अपन को पहले उनको बैलेंस करना पड़ता। 15 men and 21 women working together can do a job in 56 days, while 12 men and 24 women working together can do the same job in 64 days। तो देखिए यहाँ पे टोटल वर्क अपन इक्वल करते हैं। टोटल वर्क क्या होता है, जैसे 15 मैन और 21 वुमेन 56 दिन में कर रहे हैं, तो टोटल वर्क बन जाता है 15 मैन प्लस 21 वुमेन इंटू 56। तो ये हो गया टोटल वर्क। यहाँ पे जब भी एंड आए तो एंड के केस में हमेशा अपन को प्लस साइन का इस्तेमाल करना है। इसी तरीके से उसी सेम काम को 12 आदमी और 24 औरतें मिलकर 64 दिन में कर लेते हैं, तो ये भी टोटल वर्क है। इसलिए इन दोनों चीजों को अपन इक्वल कर सकते हैं, 12 मैन प्लस 24 वुमेन इंटू 64। इसी तरीके से देखो आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है कि अगर उसी सेम काम को 18 आदमी और 24 औरतें मिलके करें तो कितने दिन में करेंगे। तो ये भी वही टोटल वर्क है। तो 18 मैन प्लस 24 वुमेन इंटू डेज। डेज यहाँ पे अपन को पता नहीं है कितने दिन में करेंगे, यही अपन को फाइंड आउट करना है, इसलिए मैंने इसको डी डाल दिया। तो देखो सबसे पहले इन दोनों से अपन मेन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो निकालते हैं। सबसे पहले काम जो अपन करते हैं वो ये करते हैं। तो ये 8 का 7 टाइम्स, 8 का 8 टाइम्स। इसके अलावा 3 से अगर मैं करूँ तो 3 से 5 बार में, 3 से 7 बार में, 3 से 4 बार में, 3 से 8 बार में। तो देखिए यहाँ क्या हो गया, 5 7 35 मैन, और यहाँ हो गया 8 चौको 32, इधर जाएगा तो इधर 3 मैन रह जाएगा। 7 7 जो 49 वुमेन, 8 8 जो 64 वुमेन, 64 माइनस 49 कितना हो गया, 15 हो गया। दैट इज 15 वुमेन। फिर 3 से कट जाएगा तो मैन अपॉन वुमेन आ जाएगा 5/1। मतलब मैन की एफिशिएंसी 5 की और वुमेन की 1 की। अब आप कोई भी दो को ले लीजिए, जैसे मैं इन दोनों को लेता हूँ और यहाँ पे मैन की जगह 5 और वुमेन की जगह 1 डाल देता हूँ। तो ये हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे डाल रहे हैं अपन 12m प्लस 24 वुमेन इंटू 64 इक्वल टू 18 मैन प्लस 24 वुमेन इंटू डी फॉर डेज। तो यहाँ पे m की जगह 5 डाला, 12 पंजे 60 और w की जगह 1 डाला, तो 60 प्लस 24 84 इंटू 64 इक्वल टू
18 पंजे 90, 90 प्लस 24 कितना हो गया 114। अब यहाँ पे आप काट दीजिए जो भी आपका कट रहा है। थोड़ा तो अपन ऊपर ही काट सकते थे, उससे 3 से कट जाता ऊपर ही। चलिए कोई बात नहीं, नहीं काटा तो अब नीचे काट देते हैं। तो सबसे पहले तो जैसे 3 से कट रहा है मेरे हिसाब से, तो है ना। 3 से जैसे ये कट रहा है, 3 से ये 2 बार में और 8 बार में, फिर 3 से ये 3 बार में 9 और 8 बार में 24। इसके अलावा अपना और 2 से तो कट ही जाएगा, मतलब 2 से ये 32 बार में, 2 से 19 बार में, इतना ही कट रहा है, इसके अलावा तो कुछ नहीं कट रहा। तो डी यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से डी आ जाएगा 28 इंटू 32 बटा 19। 28 का 2 बार में होता है 56, 5 कैरी चला गया। 28 का 3 बार में हो गया 84, 84 प्लस 5 89 बटा 19। तो ये 19 का कितनी बार में जाएगा, देखिए आप, 19 का 5 बार में होता है 95, मतलब ये 4 बार में जाएगा। तो 4 बार में होता है 19 का 76, 76 मतलब कितना हो गया, 9 और 4 13, तो 136। तो 19 का 136 कितनी बार में होता है, आप कह सकते हैं ये होता है 7 बार में। 7 बार में कितना होता है, 133 होता है, मतलब 3 रह गया, तो 47 3 बटा 19। तो यही अपना आंसर हो जाएगा। इतने दिन लगेंगे। ड्यूरिंग ए डिवीजन, Pranjal mistakenly took as the dividend a number that was 10% more than the original dividend. देखिए प्रंजल एक आदमी है या औरत है, जो भी हो, मुझे उससे मतलब नहीं। वो डिवाइड कर रहा है। डिवाइड करने के लिए हमेशा 2 चीजों की जरूरत पड़ती है, एक तो जिसको अपन डिवाइड करते हैं और एक जिससे अपन डिवाइड करते हैं। तो अपन बोलते हैं कि भैया जिसको अपन डिवाइड कर रहे हैं उसको बोल देते हैं अपन डिवाइडेंड, और जिससे अपन डिवाइड कर रहे हैं उसको अपन बोल देते हैं डिवाइजर। ठीक है, डिवाइडेंड और डिवाइजर। जिसको डिवाइड कर रहे हैं उसको डिवाइडेंड, जिससे कर रहे हैं उसको डिवाइजर। तो क्या बोल रहा है कि डिवाइडेंड को गलती से ओरिजिनल डिवाइडेंड से 10% ज्यादा मान लिया गया। अगर मैं बोलूं कि ओरिजिनल x होगा, तो 10% ज्यादा मानने के बाद वो कितना हो गया होगा, वो 110% ऑफ x हो गया होगा। यह है ओरिजिनल, यह है मिस्टेक वाला। इसी तरीके से बोल रहा है ही आल्सो मिस्टेकनली टुक एज द डिवाइजर ए नंबर दैट वाज 25% मोर देन द ओरिजिनल डिवाइजर। तो इसी तरीके से डिवाइजर को गलती से 25% ज्यादा मान लिया गया। तो अगर ओरिजिनल y है तो ज्यादा माना हुआ क्या हो जाएगा, 125% ऑफ y। ठीक है, इफ द करेक्ट क्यूशंट ऑफ द ओरिजिनल डिवीजन प्रॉब्लम वाज 25 एंड द रिमाइंडर वाज 0। करेक्ट क्यूशंट ऑफ द ओरिजिनल डिवीजन, ओरिजिनल डिवीजन क्या होगा, x बटा वाई, क्योंकि ये ओरिजिनल नंबर है। इसको सोल्व करने पे पूरा पूरा कट जा रहा है, रिमाइंडर 0 आने का मतलब है पूरा पूरा कट जा रहा है। तो ये जो वैल्यू है ये 25 के बराबर है। व्हाट वाज द क्वेश्चन दैट प्रंजल ऑब्टेन्ड एज्यूमिंग हिज कैलकुलेशन हैड नो एरर। तो अपन को ये बताना है कि प्रंजल का क्या क्वेश्चन आया होगा। तो इसका मतलब जब अपन 110% ऑफ x को डिवाइड कर रहे हैं 125% ऑफ y से, तो उस वक्त क्या क्वेश्चन आ रहा है ये पूछा जा रहा है। तो देखो परसेंटेज से तो परसेंटेज कट गया, 5 से काटूंगा ऊपर तो 22, नीचे 25 इंटू एक्स बटा वाई। ये एक्स बटा वाई की वैल्यू कितनी आ रही थी, 25 आ रही थी। तो 22/25 इंटू 25, 25 से 25 कट गया, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 22। अब आप यहाँ पे देखिए ये पूरा पूरा कट चुका है, इसका मतलब यहाँ भी रिमाइंडर 0 आ रहा होगा। और ये 22 जो आया है यही अपना क्वोशिएंट कहलाएगा। जब मैं 110% ऑफ एक्स को 125% ऑफ वाई से करूंगा, तो जो मेरे पास आएगा वो आएगा 22, यही अपना क्वोशिएंट आएगा। तो यही अपन से पूछ रहे हैं। If the selling price of an article is doubled, then the profit becomes 4 times. What was the original profit percentage? देखिए कोई आर्टिकल है, उसकी सेलिंग प्राइस को जब डबल कर दिया जाता है तो प्रॉफिट 4 गुना हो जाता है। जैसे कि मैं मान लूं कि जो सेलिंग प्राइस है आर्टिकल की वो 100 रुपए है और प्रॉफिट जो है वो x है। ये हो गया सेलिंग प्राइस, ये हो गया प्रॉफिट।
ठीक है, चलिए अब अपन को बोल रहा है कि जब आर्टिकल सेलिंग प्राइस को डबल कर दिया जाए, मतलब 100 से 200 कर दिया जाए, तो जो प्रॉफिट होता है वो 4 टाइम्स हो जाता है, तो 4x हो जाएगा। अब देखिए दोनों ही केस में कॉस्ट प्राइस में कोई अंतर नहीं है, कॉस्ट प्राइस के बारे में इसमें कुछ नहीं बोला गया, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस सेम रहेगी। अब अगर मेरे को सेलिंग प्राइस दे रखा है और प्रॉफिट दे रखा है, तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालूंगा? मैं बोल सकता हूं कि सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। तो 100 माइनस एक्स, ये आया कॉस्ट प्राइस। और इधर से कॉस्ट प्राइस क्या आएगा? इधर से आएगा 200 माइनस 4x। अपन जानते हैं कि भैया कॉस्ट प्राइस हमेशा सेम रहेगा, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा, तो मैं बोल सकता हूं कि ये दोनों चीजें इक्वल है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 100, मतलब x इक्वल टू 100/3। ये आ गया अपने पास x, मतलब प्रॉफिट। तो व्हाट वाज द ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंटेज? ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है, तो 100/3 का प्रॉफिट है, और कॉस्ट प्राइस कितनी हुई? 100 माइनस 100/3, तो 100/3 डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस हो गया 100 माइनस 100/3, मतलब 200/3 इंटू 100। तो ये 3 से 3 गया, 2 जीरो से 2 जीरो गया, ये 2 से 50 बार में गया, मतलब ये कितना आ गया? ये आ गया 50%। तो इसका मतलब ओरिजिनल प्रॉफिट जो रहा है वो 50% का रहा है। बस यही फाइंड आउट करना था अपन को। ए पर्सन स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस लुक्स एट ए बिल्डिंग हैविंग ए हाइट ऑफ 1000 मीटर। एक बिल्डिंग है, उसकी हाइट है 1000 मीटर, कुछ यहाँ पे खड़ा होके वो देख रहा है। द एंगल बिटवीन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड द ग्राउंड इज 30 डिग्री। तो अपन यूँ कह सकते हैं कि भैया वो कुछ इस तरीके से देख रहा होगा, और ये जो एंगल बन रहा है ये बन रहा है 30 डिग्री का, टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड ग्राउंड। यही वाला पॉसिबल है, और कोई इसमें पॉसिबल नहीं है। एट वाट अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस इज द पर्सन स्टैंडिंग अवे फ्रॉम द बिल्डिंग। तो ये अपन को डिस्टेंस बतानी है, ये डिस्टेंस कितनी है। तो यहाँ पे 90 डिग्री है। एक चीज अपन को मालूम होनी चाहिए, मैं फिर से आपको बता देता हूँ, पहले के सेशंस में भी मैंने ये चीज बताई है कि जब यहाँ पे 30 डिग्री होता है तो यहाँ 60 डिग्री होता है, ये अपन को पता है, क्योंकि टोटल 180 होता है, ये 90 हो गया, ये 30 हो गया, तो ये 60 होगा। दूसरी बात ये मालूम होनी चाहिए कि अगर 30 के सामने वाला 1 है तो 60 के सामने वाला हमेशा √3 होगा, और 90 के सामने वाला हमेशा 2 होगा। ये इस रेशियो में चलते हैं, 30, 60 और 90। इनके जो सामने वाली वैल्यूज है वो 1:√3:2 के रेशियो में चलेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 30 के सामने वाला 1000 है, ये 60 डिग्री है, तो 60 के सामने वाला कितना होगा? 1000√3। यही अपना आंसर होगा। 1000√3 को आप सोल्व कर लो, √3 को अपन लगभग लगभग 1.732 चलते हैं, तो ये हो जाएगा 1000 इंटू 1.732, तो ये हो गया 1732। यही अपन को फाइंड आउट करना है। यहाँ पे देखिए इसने √3 की वैल्यू दे नहीं रखी, तो ये आपको मालूम होना चाहिए, इसलिए √2 और √3 इस दोनों की वैल्यू तो आपको मालूम होनी ही चाहिए। √2 होता है 1.414 और √3 होता है 1.732। ये दोनों वैल्यू को जरूर याद रखें, क्योंकि हो सकता है कि इस तरीके से आपसे पूछ लिया जाए। अब यहाँ पे अगर आपको ये वैल्यू नहीं पता होती तो फिर आप कंफ्यूज हो जाते कि इनमें से कौन सा आंसर होगा, नहीं लगा पाते, बहुत दिक्कत हो जाती है आप लोगों के लिए। A can do 20% of job in 7 days and B can do 25% of the job in 7 days if they work alone. How much of the job in percentage can they complete in 7 days if they work together? देखिए A जो है 20% जॉब करता है 7 दिन में। अगर 20% हिस्से वो 7 दिन में करता है, तो 100% हिस्सा कितने दिन में करेगा? बताओ भैया, जब 20% 7 दिन में करता है तो 100% मतलब हो गया 20 × 5, तो क्या हो जाएगा 7 × 5, मतलब 35 दिन। ये हो गया ए की कहानी। इसी तरीके से अगर मैं बी के बारे में बात करूं, तो बी जो है 25% हिस्सा 7 दिन में करता है, तो 100% कितने के दिन में करेगा? 25 × 4 मतलब 7 × 4, तो 28 दिन। तो बी करेगा 28 दिन में। तो ए का टोटल काम आ गया 35 दिन का, बी का आ गया 28 दिन का। दोनों का अगर मैं एलसीएम ले तो क्या हो जाएगा? 35 और 28 का एलसीएम ये होता है 7 × 5, ये होता है 7 × 4, मतलब 7 × 5 × 4, तो 28×5 140, 140 आ जाएगा इसका। ये हो गया 35 का 4 बार में, और ये हो गया 28 का 5 बार में। तो इनकी एफिशिएंसी आ गई 4 और 5 की। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि भैया 7 दिन में कितना प्रतिशत काम होगा, पूरा काम कितने दिन में होगा?
ये अगर अपन बोले तो क्या बोलेंगे, 140 बटा, इनकी एफिशिएंसी कितनी है, 4 + 5 9 की, मतलब 140 बटा 9 लगभग आपका हो जाएगा 9 का कितना बार में, लगभग 9 का एक बार में, फिर 50, तो 9 5 जा 45, 50, तो ये लगभग 15.5 दिन में होगा। तो 7 दिन में कितना काम होगा, तो ये अपन निकाल सकते हैं आराम से, 7/15.5 इंटू 100। इसको आप सोल्व कर लो। यहाँ से जी एक डेसिमल हटा के जीरो लगाया, 5 का 31 बार में, 5 का 20 बार में, 31 से 2 बार में 62, 2 बार में तो हो गया अपना 62 हो गया, और 8 मतलब 80, तो 31 का लगभग फिर से वही 2 बार में 62, है ना, 62 आया था ना, तो 18 मतलब 180, तो 31 का कितने बार में हो जाएगा 180, लगभग लगभग आप कह सकते हैं 6 बार में हो जाएगा। तो 2.26 इंटू 20, तो 22.6 इंटू 2, 6 दूनी 12 की 2, एक हासिल ऊपर चढ़ गई, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 दूनी 4, तो लगभग लगभग 45.2% हिस्सा। तो यहाँ पे अगर अपन बोले तो कितना हो जाएगा, 45% आंसर के हिसाब से ये। तो इतने दिन में मतलब 7 दिन में इतना परसेंट काम वो लोग कर सकते हैं। तो ये ठीक है, मतलब कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल है नहीं, आपको सोचने वाली चीज़ है। अब अगर कोई बोल रहा होगा कि भाई डायरेक्ट अपन 7 दिन का नहीं निकाल सकते थे क्या, तो डायरेक्ट नहीं निकाल पाते, क्योंकि ये जो काम है परसेंटेज में है। अगर अपन ऐसा मान के चले कि भैया टोटल काम मान लेते हैं 100%, तो 7 दिन में 20% के हिसाब से 20 काम कर लेगा ए, और बी कर लेगा 25 काम, तो 7 दिन में टोटल काम कितना होगा ये पूछ रहा है वो। तो उस तरीके से जाना सही नहीं है, यही तरीका सही है, इसी तरीके से कर लीजिए। साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। तो देखिए ये जो ऊपर का फॉर्मूला है इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि जब इसको आप खोलेंगे तो ये यही खुलेगा, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, तो +2 और -2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यही चीज आपके पास रह जाएगी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपन शुरू से जानते हैं ये 1 होता है, तो ये आ गया 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और नीचे में भी अपने पास 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा ही है। तो जब इसको आप काटेंगे तो ये पूरा पूरा कैंसिल आउट हो रहा है, इसका मतलब 1, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। What is the value of x upon y if x minus 5y upon x plus 5y equal to 7/13? तो देखिए इस टाइप के जो सवाल होते हैं इनको अपन कंपोनेंडो डिविडेंडो से करते हैं। कंपोनेंडो डिविडेंडो में क्या होता है, जैसे कि अगर a बटा b है तो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, ये दोनों साइड करेंगे। तो जैसे यहाँ पे x माइनस 5y क्या हो जाएगा, x माइनस 5y प्लस x प्लस 5y अपॉन x माइनस 5y माइनस x प्लस 5y इक्वल टू 7 + 13 अपॉन 7 - 13। तो देखो ये तो कैंसिल आउट हो रहा है, ऊपर आ गया 2x, नीचे में x कैंसिल आउट हो जाएगा, -5y -5y -10y इक्वल टू 7 + 13 20 बटा -6। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी आपके कटे काट दो, माइनस साइन से माइनस साइन कट रहा है, इसके अलावा ये 2 से गया 10 बार में, तो x बटा वाई कितना आ गया, x बटा वाई आ गया 10 × 10 100/6, तो 50/3, 2 से काटेंगे तो 50/3, तो x बटा वाई आ जाएगा 50/3। The following table shows the scores of 3 attempts of archery players in a tournament. The player scoring the highest average score was declared the best player. Who was the best player? तो देखिए ये एक अपन को टेबल दे रखी है और बोला गया है कि भैया इनमें जिसका भी एवरेज स्कोर सबसे अच्छा रहा उसको बेस्ट प्लेयर घोषित किया जाएगा। तो बताओ कौन सा बेस्ट प्लेयर है। इसका मतलब यहाँ पे अपन को कुछ नहीं करना, यहाँ पे एवरेज स्कोर देखना है इन पांचों खिलाड़ी का। पांचों को देखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो जो ऑप्शन में है उन्हीं का देखो, एक को छोड़ सकते हो। जैसे एंजेला, प्रीति, दीपिका और मारिया,
ये है, सरीना नहीं है तो सरीना को हटा दो, इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसका तो कभी भी वेस्ट नहीं हो सकता क्योंकि ऑप्शन भी नहीं दे रखा। तो बाकी चार का अपन देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले मैं ऊपर से ही स्टार्ट करूँ, एंजिला के देखूँ तो 62.5 प्लस 65 प्लस 64.5, इन तीनों को ऐड करेंगे तो ऐड करने पे कितना हो जाएगा, 180 प्लस 185, 185 प्लस ढाई कितना हो गया, 187.5, और 187.5 प्लस 4.5 मतलब हो गया 192। तो 192/3 अगर आप करते हो तो 3 का हो जाता है 6 बार में 18, 4 बार में 12, 64। तो एंजिला का स्कोर आ गया 64। फिर इसके बाद अपन देखते हैं मारिया का। तो मारिया का देखो 59 प्लस 70 प्लस 67.52, मैं बोल सकता हूं कि जो मारिया का एवरेज होगा वो एंजिला से तो ज्यादा ही होगा, क्योंकि जो मारिया है उसकी सारी वैल्यूज एंजिला से ज्यादा है। यह है 69.05, एंजिला की 62.5 ही थी, यहाँ भी 70 हो गई, एंजिला की 65 ही थी, यहाँ 67.52, एंजिला की 64.5 ही थी। तो मैं बोल सकता हूँ कि मारिया की का जो एवरेज स्कोर होगा वो एंजिला से ज्यादा होगा। चलिए प्रीति पे चलते हैं। अब देखिए अपन को मारिया का निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे एंजिला का भी मैंने फालतू ही निकाला, वैसे तो इसकी भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि प्रीति का आप देखोगे तो प्रीति की भी सारी वैल्यूज मारिया से ज्यादा ही है। स्कोर 1 है उसका 74.3 और मारिया का 69.05 ही था। स्कोर 2 इसका 75 है, उसका 70 ही था। इसका 77.5 है, इसका 67.52 ही था। तो मैं बोल सकता हूँ कि प्रीति का जो है वो मारिया से भी ज्यादा है, तो इसका एवरेज उससे भी ज्यादा होगा। और जो दीपिका है उसके आप देख सकते हैं सारी वैल्यूज प्रीति से कम है। प्रीति का 74.3 था तो इसका 64.29 ही है, उसका 75 था, इसका 67.5 ही है, इसका 77.5 था, इसका 63.28 ही है। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि प्रीति का जो है टोटल सम जो होगा वो सबसे ज्यादा होगा, और अगर सम ज्यादा होता है तो एवरेज भी ज्यादा होता है। इसका मतलब जो अपना आंसर होगा वो प्रीति ही होगा। बाकी आपको नंबर देखने की जरूरत नहीं है, ये जो एंजिला का अपन ने निकाला इसको भी निकालने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखा कि जो स्कोर्स है वो अपने आप सारे वैल्यूज में हाइयर है, तो इसका मतलब उनका टोटल भी हाइयर होगा, तो फिर एवरेज भी ज्यादा होगा। इफ x प्लस 1/x इक्वल टू 10, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। देखिए इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, कि इससे अपन डायरेक्ट इस पे तो नहीं जा पाएंगे। सबसे पहले अपन को x प्लस 1/x से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पे जाना पड़ेगा, और फिर इससे अपन को x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 पे जाना पड़ेगा। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, जब भी x प्लस 1/x दे रखा हो और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पे जाना हो तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर माइनस 2, मतलब 10 का स्क्वायर माइनस 2 मतलब 100 माइनस 2 98, तो ये आ गया 98। इसी तरीके से इस पे जाना है तो 98 का स्क्वायर माइनस 2, बस यही यही तरीका होता है इसका। 98 का स्क्वायर करना है, या तो आप चाहो तो यूनिट डिजिट से देख सकते हो। 8 का स्क्वायर होता है 64, मतलब यूनिट डिजिट आएगी 4, 4 माइनस 2 2, तो यूनिट डिजिट क्या आनी चाहिए 2, केवल एकमात्र ऑप्शन में यूनिट डिजिट 2 है, तो अपना आंसर हो जाएगा 9602। A dealer marks his goods at 20% above the cost price and allows a discount of 15% of the mark price on the mark price. What is gain or loss? तो देखो डीलर जो है वो अपने गुड्स हैं उनको कॉस्ट प्राइस से 20% ज्यादा पे मार्क करता है। मैं मान लेता हूं कि कॉस्ट प्राइस 100 है, तो मार्क प्राइस क्या हो जाएगी, इससे 20% ज्यादा मतलब 120, एंड अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन द मार्क प्राइस। और जो डीलर है वो मार्क प्राइस पे 15% का डिस्काउंट देता है, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 120 इंटू 15% का डिस्काउंट देने का मतलब है 85%, तो कितने में बेचता है 85% में बेचता है, तो 120 का 85% अपन फाइंड आउट करेंगे। 2 से गया 6 बार में, 5 बार में, 5 से 17 बार में, तो 17 का 6 बार में कितना हो जाता है 102, तो सेलिंग प्राइस आ गई 102। तो इसका गेन और लॉस परसेंटेज पूछ रहा है, तो गेन ही हुआ है, क्योंकि 100 रुपए का सामान 102 में अगर आप बेच रहे हो तो 2 रुपए का गेन है कितने पे 100 रुपए पे, मल्टीप्लाई बाई 100 मतलब 2%, तो ये वैल्यू आ गई 2%, तो 2% का लाभ है बस। ए 6 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाई 33, इफ 54 is added to the number then the new number formed will also be divisible by। तो देखो कोई नंबर अगर 33 से डिविजिबल है इसका मतलब कि वो 3 से भी डिविजिबल होगा और 11 से भी डिविजिबल होगा।
क्योंकि 33 को अगर मैं दो को प्राइम नंबर के मल्टीप्लाई में लिखूं तो मैं उसको लिख सकता हूँ 3 × 11। इसका मतलब अगर कोई भी नंबर 33 से डिविजिबल है तो उसको 3 से भी डिविजिबल होना पड़ेगा और 11 से भी डिविजिबल होना पड़ेगा। अब उस नंबर में मैंने 54 जोड़ दिया, और 54 जो होता है वो 3 से डिविजिबल होता है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि जो नया नंबर होगा वो भी पूरा 3 से डिविजिबल होगा, क्योंकि उसमें जो चीज अपन ने जोड़ी है वो भी 3 से डिविजिबल है और वो पहले से भी 3 से डिविजिबल था, तो ओवरऑल क्वांटिटी भी 3 से डिविजिबल हो जाएगी। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 3। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कुछ लेके मानना चाहो तो वो भी मान सकते हो, लेकिन 6 डिजिट का नंबर बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, कोई ज्यादा फायदा है नहीं उस चीज से, तो इसलिए अपन उस पे नहीं जाते, जरूरत नहीं है, फालतू टाइम वेस्ट होगा। अपन हवा में चीजों को कर सकते हैं तो फिर बिना मतलब में पेन चलाने की जरूरत नहीं है ना। इन द गिवन फिगर एडी परपेंडिकुलर बीसी एसी 26 यूनिट, सीडी 10 यूनिट, बीसी 42 यूनिट, एंगल डीएसई एक्स, एंगल बी वाई, देन द वैल्यू ऑफ दिस। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये क्या लिख रखा है आपको? ये लिख रखा है 6/cos x माइनस 5/cos y प्लस 8 tan y। इसकी वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी है। ये फिगर कुछ इस तरीके का बना हुआ है। ए सी डी बी, ये एंगल है वाई, ये एंगल है एक्स। इसके अलावा आपको एसी वैल्यू दे रखी है जिसका 26 यूनिट है एसी, सी डी है 10 और बीसी, ये पूरी बीसी 42 है, तो मैं बोल सकता हूं कि बीडी कितनी हो जाएगी? 42 माइनस 10 मतलब 32। ये सब चीजें अपन को दे रखी है। अब देखिए ये कोसेक्स निकालने के लिए मेनली अपन को क्या चाहिए? कोसेक्स होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसका बेस क्या बन जाएगा? बेस तो बन जाएगा एडी और हाइपोटेनियस है 26। इसका मतलब सबसे पहले तो अपन को एडी फाइंड आउट करनी होगी। तो एडी देखिए कैसे निकलेगी, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, तो 26 10, तो यहाँ पे ट्रिपलेट होना चाहिए कुछ। कौन सा ट्रिपलेट आपको दिख रहा है यहाँ पे? यहाँ पे आपको ट्रिपलेट दिख रहा है 5 12 और 13 का। 5 12 और 13 ट्रिपलेट होता है, तो ये 5 का 2 बार में, ये 13 का 2 बार में, तो ये 12 का 2 बार में हो जाएगा, मतलब 24। तो अब आप देखिए कोस वाई के लिए आपको चाहिए बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कोस वाई के लिए बेस हो जाएगा 32 और हाइपोटेनियस होगी ए बी। तो 24 32 और इससे अपन फिर से ये ट्रिपलेट बना के निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको जैसे काटना चाहूँ तो ये 8 से 3 बार में कटता है, ये 8 से 4 बार में कटता है, तो 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है। तो ये 8 का 3 बार में, ये 8 का 4 बार में, तो ये 8 का 5 बार में हो जाएगा, मतलब 40। तो अब अपने पास आई थिंक सब कुछ आ चुका है, अब अपन आराम से निकाल सकते हैं। कोसेक्स हो गया 24/26 माइनस कोस वाई हो गया 32/40 प्लस 8 टाइम्स टेन वाई। टेन वाई क्या होता है? टेन वाई होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया 24 और बेस हो गया 32। तो बस यही सोल्व करना है अपन को। 8 का 4 बार में, 4 का 6 बार में, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये 6 का 4 बार में हो जाएगा, तो ये तो हो गया 26/4 माइनस, इसको अपन काट सकते हैं 8 का 4 बार में और यह 8 का 5 बार में, तो 5 पंजे 25/4 मल्टीप्लाई सॉरी प्लस 6। 26 माइनस 25 हो गया 1/4 प्लस 6 मतलब कितना हो गया? 25/4। ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस यही अपन को करना था। इसमें कोई बहुत आसानी सवाल था, मतलब मेन बात तो ये है कि बस आपको इसमें टाइम बचाना है। अगर आप नॉर्मल पाइथागोरस थ्योरम से मतलब ऐसे अगर करके देखेंगे h² = p² + b², इस तरीके से करने बैठेंगे तो आपका थोड़ा समय बर्बाद होगा। तो इसलिए आपको चीजें मालूम होनी चाहिए, थोड़ी बहुत ट्रिपलेट तो आपको याद ही होनी चाहिए ताकि आप जल्दी कर सको। ए सेक्टर ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज फॉर्म्ड एट 60 डिग्री एंगल एट द सेंटर। तो ये एक सर्किल है, 60 डिग्री का अपन सेंटर पे एंगल बन रहा है। अपन से क्या पूछ रहा है? अपन से पूछ रहा है व्हाट विल बी इट्स एरिया। तो इस सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है। सेक्टर के एरिया के ऊपर पिछले वाले पेपर में भी क्वेश्चन था। सेक्टर का एरिया क्या होता है? θ/360 इंटू πr²। तो थीटा यहाँ पे 60 डिग्री है बटा 360, पाई की वैल्यू यहाँ पे 3.14 ले लेते हैं, उनने लिख के दी है, और रेडियस है 10, तो 10 का स्क्वायर 100। ये 60 का 6 बार में हो जाता है,
तो ये हो गया 314/6, करोगे तो 6 का 5 बार में 30, 2 बार में 12, 20 हो गया, मतलब 3 बार में 18, तो लगभग 52.3। तो ऑप्शन 4। काफी आसान आसान सवाल है, डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड सवाल है, इनमें कोई बहुत ज्यादा मुश्किल है नहीं, आप आराम से इनको कर सकते हैं। A spherical ball of lead 3 centimeter in diameter is melted and recast into 3 spherical balls। देखो एक स्पेरिकल बॉल है जो 3 सेंटीमीटर है डायमीटर में, उसको अपन ने पिघला के 3 नई स्पेरिकल बॉल बनाई उससे। द डायमीटर ऑफ 2 ऑफ दीज बॉल्स आर 3/2 एंड 2 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, फाइंड द डायमीटर ऑफ द थर्ड बॉल। तो यहाँ पे इनने ये बोला है कि डायमीटर जो है दो बॉल का तो 3/2 और 2 है, तो तीसरी बॉल का डायमीटर क्या होगा। तो देखिए जब भी अपन मेल्ट करके रिकास्ट करते हैं, मतलब पिघला के वापस कुछ नई चीज बनाते हैं, तो हमेशा जो चेंज करते हैं अपन वो वॉल्यूम को चेंज करते हैं। तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो बड़ी लीड है जिसका 3 सेंटीमीटर का डायमीटर है, इसके वॉल्यूम को मेल्ट करके नया फॉर्म दिया गया है 3 अलग अलग बॉल्स में। मतलब तो मैं बोल सकता हूं कि भैया वॉल्यूम जो होगा वो तीनों का इक्वल हो जाएगा, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ये अपन बोल सकते हैं। स्पेरिकल बॉल का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, वो होता है 4/3 πr क्यूब। तो 4/3 इंटू πr क्यूब। तो अब यहाँ पे देखिए एक चीज आपके पास कट जाएगी, जैसे जब मैं इसको लिखूंगा, मैं इसको लिखूंगा पाई इंटू R1 क्यूब प्लस पाई इंटू R2 क्यूब प्लस 4/3 इंटू R3 क्यूब। एक चीज आपके पास कट रही है, वो ये कि ये 4/3 सब जगह है, तो इसको आप काट सकते हो, ये कट गया। R क्यूब, R है रेडियस है, डायमीटर है 3 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाता है उसका आधा, मतलब 3/2, 3/2 का क्यूब इक्वल टू R1। ये भी सारे डायमीटर ही अपन को दे रखे हैं 3/2, तो इसका रेडियस अपन कितना हो जाएगा 3/4। इसको मैं इस तरीके से लिख लेता हूं 3/2/2 क्यूब प्लस 2/2 का क्यूब प्लस R3, इसको लिख लेते हैं अपन 2R3/2 का क्यूब। ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि आप देख सकते हैं नीचे से 2 सब जगह से कैंसिल आउट हो रहा है। तो 3 का क्यूब हो गया 27 इक्वल टू 3 का क्यूब हो गया 27/8, मतलब नीचे में 2 है, 2 का क्यूब 8 प्लस 2 का क्यूब 8 R3 क्यूब। तो यहां से अपन निकाल सकते हैं आराम से 27 माइनस 27/8 अगर आप करते हैं तो ये चीज कितनी रह जाती है आपके पास 7 इंटू 27/8। या पहले इसको आप वो कर लीजिए, ऐसे करिए, 8 हो गया 64, 64 प्लस 27 मतलब हो गया 84 प्लस 7 मतलब 70, सॉरी 91। तो ये आ गया 27 माइनस 91/8 इक्वल टू 8 R3 क्यूब। 8 7 जो 56, ये कितना हो जाएगा 8 7 जो होता है 56 और 8 दूनी 16, 16 और 5 21, मतलब 216। 216 में से 91 अगर आप घटाते हैं तो कितना बचता है 215 माइनस 90 मतलब 125। तो ये आ गया 125/8 मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू R3 क्यूब। तो मैं बोल सकता हूँ 125 का जो क्यूब रूट होता है वो 5 होता है और 8 का होता है 2, तो 2 इंटू 2 4, तो R3 हो जाएगा 5/4। एक मिनट कुछ गलती हो रही है आई थिंक सो। हाँ R3 हो जाएगा 5/4, और अपन से पूछा है डायमीटर। डायमीटर कितना हो जाएगा, तो मैं बोल सकता हूँ दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो डायमीटर आ जाएगा, तो D3 हो जाएगा 5/2, मतलब 2.5 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर 4 यही अपन से पूछ रहा था। तो इस तरीके से अपन कर सकते हैं इसको, इसमें कुछ ज्यादा कुछ है नहीं, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है। A part of a journey is covered in 37.5 minutes at 90 km/h and the remaining part in 14 minutes at 80 km/h. The total distance of the journey। तो देखिए जर्नी का कुछ हिस्सा 37.5 मिनट में कवर कर लिया 90 की स्पीड से,
और कुछ हिस्सा 14 मिनट में कवर कर लिया 80 की स्पीड से, तो टोटल डिस्टेंस बताना है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। तो डिस्टेंस इक्वल टू अपन जानते हैं टाइम इंटू स्पीड होता है। तो पहले वाले हिस्से में टाइम कितना लगा, 37.5 मिनट। लेकिन अब यहाँ पे आपको एक चीज क्या सेम करनी है, वो ये कि इनकी यूनिट सेम करनी पड़ेगी। अपन को डिस्टेंस किलोमीटर में पूछा है, तो स्पीड को तो ऐसे ही रहने देते हैं अपन। ये जो मिनट है इसको अपन आवर में चेंज कर लेते हैं। तो मिनट को आवर में चेंज करने के लिए डिवाइड बाई 60 करते हैं, इंटू हो गया 90, प्लस इसी तरीके से 14 मिनट, तो 14/60 आवर हो जाएगा, इंटू 80। तो बस यही आपको सोल्व करना है, इसको सोल्व कर दो। ये जो भी कट रहा है उसको काट दो। तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर में 9 पंजे 45 की 5, 9 7 जा 63 और 4, 9 3 जा 27, 27 और 6 33, प्लस 14 का 8 बार में, 8 चौको 32 की 2, 3 ऊपर तो 11/6। तो ये आ गया आपके पास 9 4 4 449.5/6। ये डिसमल अगर आप हटाएंगे तो नीचे में 0 आएगा। मैं 5 से इसको काट सकता हूँ 12 बार में, 5 से इसको काटूँ तो 5 का 8 बार में 40, 5 का 9 बार में 45, और फिर 9 बार में 45, 5 बार में 5 का 8 बार में 40, 9 बार में 45, 9 बार में 45, तो 899/12 आ गया। 12 से करेंगे तो 12 का 5 बार में 60, 6 बार में 72, 7 बार में 84, 59, 4 बार में 48, कितना रह गया 11, तो 74 11/12। ये अपना आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन 4। तो बस डिस्टेंस इक्वल टू टाइम टू स्पीड करना है। 20 स्टूडेंट्स ऑफ ए कॉलेज वेंट टू ए होटल, 19 of them spent 175 each on their meal, and the 20th student spent 19 more than the average of all the 20. Find the total money spent by them. तो देखो मान लेते हैं यहाँ पे जो एवरेज है वो x है, एवरेज x मान लेते हैं। तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर मैं टोटल निकालना चाहूँ तो कितना होगा, 19 बच्चों ने 175 रुपए खर्च किए, तो 19 इंटू 175 हो गया। और जो 20वां बच्चा है उसने एवरेज से 19 ज्यादा किए, एवरेज कितना था x, तो उसने कितना खर्च किया पूरा x प्लस 19, ये कितने के बराबर हो जाएगा, एवरेज अपन ने माना है x, ये है 20 स्टूडेंट्स का एवरेज, तो टोटल कितना हो जाएगा 20x। तो यहां से x निकाल लेते हैं, बस कुछ निकालना। तो ये कितना हो जाएगा ये बताना जरा, 19 इंटू 175 प्लस 19 इक्वल टू 20 माइनस 1 19, 19 से 19 सब जगह कट जाएगा, तो x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा 176। अपन से पूछा गया फाइंड द टोटल मनी स्पेंट बाय देम, तो टोटल मनी कितना होएगा 20 इंटू एक्स, तो 20 इंटू 176 हो गया टोटल मनी, मतलब 170 का 2 होता है 340, मतलब 352, तो 3520। बस यही अपना आंसर है, यही अपन से पूछा था। मनी वाज लेंट ऑन सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट पे पैसा उधार लिया है। आफ्टर 12 ईयर्स इट्स सिंपल इंटरेस्ट बिकम्स 3/5 ऑफ द मनी, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। 12 साल बाद जो पैसा है वो मतलब जो इंटरेस्ट है वो 3/5 बन गया। इसका मतलब क्या हुआ, 3/5 कहने का मतलब है कि अगर 5 रुपए किसी ने लिए थे प्रिंसिपल के रूप में, तो उसको 3 रुपए का ब्याज पड़ा, इंटरेस्ट पड़ा 3 रुपए का। तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो 3 रुपए का ब्याज पड़ा ये 12 साल पे पड़ा है ना। 3 रुपए का ब्याज कितने साल में, 12 साल में। तो एक साल में कितने का हो जाएगा 3/12। ये अपन को ब्याज पड़ा कितने रुपए पे, 5 रुपए पे, मल्टीप्लाई बाय 100, बस यही होता है। रेट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, रेट परसेंट इक्वल टू अपन बोलते हैं SI इन 1 ईयर डिवाइड बाय प्रिंसिपल इंटू 100, ये अपन बोलते हैं रेट परसेंट। तो बस निकाल लेंगे SI 1 ईयर में कितना आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 3 रुपए है 12 साल में, तो एक साल में हो गया 3/12, और प्रिंसिपल है 5, तो 5 का हो गया ये 20 बार में, 4 का हो गया 3 बार में, 4 का हो गया 5 बार में, 3 से 3, मतलब 5%। तो 5% का इंटरेस्ट है पर एनम, बस यही फाइंड आउट करना था अपन को। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, इसको सिंप्लीफाई करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। डायरेक्ट एक आइडेंटिटी आपको दिख रही होगी, a² माइनस b² इक्वल टू a माइनस बी इंटू a प्लस बी। बस इसका इस्तेमाल करेंगे। नीचे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपके पास
ए प्लस बी पहले से ही दे रखा है, तो ये क्या रह जाएगा, ये सीधा ए माइनस बी आ जाएगा, मतलब 3.35 माइनस 1.25 करोगे माइनस तो कितना आ जाएगा 2.1। बस इतना सा काम करना है इसमें आपको। द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर इज 32 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ करस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ द सेक्टर। तो देखो एक इस तरीके का अपन बोल सकते हैं कि कुछ इस तरीके का एक सेक्टर बन रहा है, किसी थीटा पे बन रहा होगा, अपन को नहीं पता, कोई बात नहीं, नहीं पता तो नहीं पता, क्या कर सकते हैं। देखिए अपन से यहाँ पे बोल क्या रहा है, ये अपन से ये बोल रहा है कि रेडियस है 12 सेंटीमीटर और इसका एरिया है 32 पाई। अपन से पूछ रहा है ये कि ये वाली जो लेंथ है ये आर्क कितनी होगी, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ द सेक्टर, मतलब ये वाली आर्क की वैल्यू पूछ रहे हैं। तो देखिए आप जानते हो कि भैया एरिया का फॉर्मूला होता है थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और ये चीज आपको दे रखी है 32 पाई के बराबर, तो पाई से तो पाई कट गया और आर की वैल्यू दे रखी है 12, तो ये हो गया थीटा बटा 360 इंटू 12 इक्वल टू 32। अब अपन को निकालना है लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है थीटा बटा 360 इंटू 2 पाई आर, ये होता है लेंथ ऑफ एन आर्क। तो अब यहां पे देखो आप थीटा बटा 360 इंटू 2 आर, इसको अपन अलग कर लेते हैं, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ इस 12 को मैं 6 इंटू 2 लिखूँ, तो ये हो जाएगा थीटा बटा 360 इंटू 12 इंटू 2 इक्वल टू 32 बटा 6। इस तरीके से लिख सकते हैं, 12 को मैंने लिख दिया 6 इंटू 2, क्योंकि अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस पाई को जैसे इधर डाल देते हैं तो ये पूरी वैल्यू आर की वैल्यू 12 है, तो ये पूरी वैल्यू अपने पास 32 बटा 6, तो ये हो गया 32 बटा 6 पाई। 2 से काट सकते हो, 2 से 16 बार में, ये 3 बार में, मतलब 16 बटा 3 पाई। तो ऑप्शन नंबर 4 यही अपन से पूछ रहे हैं। तो इस तरीके से सोल्व करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे अपन थीटा सोल्व करके निकाल सकते थे, लेकिन निकालते फिर उसको यहाँ पे डालते और फिर वापस मल्टीप्लाई वगैरह करते। इससे अच्छा ये है कि यहाँ पे जिस चीज की अपन को जरूरत है उसकी वैल्यू डायरेक्ट डाल लेते हैं। अपन को यहाँ पे जरूरत है थीटा बटा 360 इंटू 2 इंटू 12 की, जिसकी वैल्यू मैंने डायरेक्ट डाल दी 32 बटा 6। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। यहाँ पे सबसे पहली बात ध्यान वाली ये है कि इनकरेक्ट बताना है, गलती से करेक्ट वाले को टिक मत कर देना, इनकरेक्ट। पहला ऑप्शन क्या है, रेडियस इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्किल, त्रिज्या वृत्त की सबसे लंबी जीवा होती है। तो क्या रेडियस कोड हो सकती है क्या, भैया रेडियस तो कोड ही नहीं होती, सबसे लंबी तो छोड़ो छोड़ो कोड ही नहीं होती, क्योंकि कोड होने के लिए क्या होना पड़ेगा, उस लाइन को सर्किल को 2 पॉइंट पे टच करना पड़ेगा, या आप कह सकते हो 2 पॉइंट पे काटना पड़ेगा। और जो रेडियस होती है वो सर्किल के सेंटर से स्टार्ट होती है और सिर्फ एक ही पॉइंट पे काटती है, तो रेडियस कभी भी कोड नहीं होती। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्किल, यहाँ पे रेडियस नहीं देके ये बोलता कि डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्किल, तो ये बात सही होती, लेकिन ये बात गलत है और अपन को इनकरेक्ट ही बताना है, तो यही अपना आंसर है। पहला वाला ऑप्शन ही अपना आंसर हो गया, तो अब बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं है, वो आपके आंसर नहीं हो सकते। लेकिन चलिए ठीक है, यहाँ अभी अपन एग्जाम में नहीं बैठे, अभी अपन अपने रिवीजन के लिए कर रहे हैं, तो अपन और वाले ऑप्शन भी देखते हैं, बाकी ऑप्शन क्या बोल रहे हैं। द रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस ऑफ टू सर्किल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर ओडीआई रेडियाई। तो सरकमफ्रेंस क्या होता है सर्किल का, 2 पाई आर, तो इसका मतलब रेशियो क्या हो गया 2 पाई R1 बटा 2 पाई R2। देखो 2 पाई से 2 पाई कट गया, क्या रह गया आपके पास R1 बटा R2। यही बोल रहा है कि सरकमफ्रेंस का जो रेशियो होता है वो उनके रेडियस के रेशियो के बराबर होता है, तो सही बात है R1 बटा R2। द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल ऑन द कोड ऑफ द सर्किल बाइसेक्ट्स द कोड। तो ये एकदम सही बात है, कभी भी अगर सर्किल के सेंटर से किसी कोड के ऊपर परपेंडिकुलर खींचा जाता है तो वो उस कोड को 2 बराबर भागों में कट करता है। बाइसेक्ट करने का मतलब है 2 इक्वल पार्ट्स में कट करता है। और आप यूं भी कह सकते हो कि अगर कोई लाइन जो सेंटर से कोड के ऊपर खींची जा रही है
और वो उस कोड को दो इक्वल भागों में कट कर रही है, तो इसका मतलब वो परपेंडिकुलर है, वो लाइन उस कोड पे परपेंडिकुलर का काम करेगी। तो ये भी एकदम सही है। सर्किल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर इफ दे हैव इक्वल रेडियस। एकदम सही बात है भैया, सर्किल में रेडियस के अलावा कुछ नहीं रहता, तो अगर रेडियस इक्वल हो गई तो वो दोनों सर्किल आपस में कॉन्ग्रुएंट माने जाएंगे। ए कैन कंप्लीट वर्क इन 18 डेज वाइल बी कैन कंप्लीट इट इन 12 डेज। देखो ए जो है वो 18 दिन में कर देता है और बी जो है वो 12 दिन लगाता है। बी वर्क ऑन इट फॉर 4 डेज, हाउ लॉन्ग विल ए टेक टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क। बी 4 दिन तक काम करता है, तो बाकी बचा हुआ काम को ए कितने दिनों में करेगा ये पूछ रहा है। देखो इन दोनों की एफिशिएंसी निकालनी है, तो इनका सबसे पहले तो अपन एलसीएम ले लेते हैं, ताकि आपको टोटल वर्क भी पता चल जाएगा और एफिशिएंसी भी पता चल जाएगी। 18 होता है 6 × 2, 6 × 3 12 होता है 6 × 2, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 6 × 3 × 2 मतलब 36। तो ये 18 का 2 बार में हो जाता है, 12 का 3 बार में हो जाता है, यही इनकी एफिशिएंसी हो गई 2 और 3 की। तो अब मैं जानता हूं कि भैया 36 है टोटल वर्क, बी ने करा 4 दिन तक, हर दिन वो 3 काम कर सकता है, तो 4 × 3 12, मतलब बी ने 12 काम कर दिया। अब कितना काम बचा, 36 में से 12 गया, मतलब अब कितना काम बचा है 24 यूनिट काम बचा है। और ए जो है वो 2 यूनिट कर सकता है एक दिन में, तो 24/2 मतलब 12। तो जो ए है वो बाकी बचे हुए काम को 12 दिन में कंप्लीट करेगा। रेसर ए एंड रेसर बी रन ए रेस ऑफ 18 किलोमीटर ऑन ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ लेंथ 800 मीटर। देखिए एक सर्कुलर ट्रैक है 800 मीटर का, इस पे ये दोनों लोग रेस कर रहे हैं ए और बी, और टोटल 18 किलोमीटर भागना है इनको। मतलब ऐसा नहीं कि बस एक ही बार 800 मीटर भागे और रेस खत्म हो गई, नहीं, भागना मतलब यहाँ पे यह है कि भैया 800 मीटर के राउंड में ही भागना है, लेकिन 18 किलोमीटर तक भागना है। बोथ कंप्लीट वन राउंड इन 200 सेकंड एंड 250 सेकंड रेस्पेक्टिवली। आफ्टर हाउ मच टाइम फ्रॉम द स्टार्ट विल द फास्टर पर्सन मीट द स्लोअर पर्सन फॉर द लास्ट टाइम। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि जो ए है वो एक राउंड को 200 सेकंड में कवर करता है और बी जो है वो 250 सेकंड में कवर करता है। तो यहाँ पे अपन को करना क्या है, यहाँ पे अगर अपन इन दोनों का एलसीएम देखें तो 200 और 250 का एलसीएम होता है 1000। इसका मतलब यह हुआ कि पहली बार जब वो मिलेंगे तो 1000 सेकंड के बाद मिलेंगे। 1000 सेकंड में अगर ए 200 सेकंड में एक राउंड कवर करता है तो 1000 सेकंड में वो 5 राउंड कवर कर चुका होगा और बी 4 राउंड कवर कर चुका होगा। पहली बार मिलेंगे 1000 सेकंड में, इसका मतलब ये कह सकता हूं कि जो ये मिलेंगे वो हर 1000 सेकंड पे मिलेंगे। पहले 1000 सेकंड में मिले, फिर अगली बार वापस 1000 सेकंड पे मिलेंगे, फिर अगली बार 1000 सेकंड में मिलेंगे। तो जब लास्ट टाइम मिलेंगे तो भी वो 1000 के किसी मल्टीपल पे ही मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई सा भी मल्टीपल हो सकता है, लेकिन उस पे ही मिलेंगे। तो अगर मैं ऑप्शन से जाना चाहूं तो ये तीनों ऑप्शन एकदम गलत हो जाते हैं, क्योंकि ये 1000 के मल्टीपल नहीं है। मैं बोल सकता हूं कि भैया जब भी वो मिलेंगे 1000 के मल्टीपल पे मिलेंगे तो केवल एकमात्र ऑप्शन है 4000, यही अपना आंसर होगा। लेकिन इसको और अगर अपन करना चाहे कि भैया कैसे पता चला, तो ये तो चलो ऑप्शन से चले गए अपन, अगर ऑप्शन नहीं होते तो कैसे करते, तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर जो ए है उसको 800 मीटर कवर करने में 200 सेकंड लगते हैं और टोटल कवर करना है 18 किलोमीटर, तो मैं बोल सकता हूं कि भैया 18 किलोमीटर कवर करने के लिए उसको कितने राउंड लगाने पड़ेंगे, तो 18/800, लेकिन किलोमीटर में 18, तो 18,000 मीटर बटा 800 मीटर करोगे तो कितना आएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो जाता है 22.5, है ना। मतलब 22.5 राउंड लगाने पड़ेंगे और एक राउंड लगाता है वो 200 सेकंड में, तो 22.5 राउंड का मतलब हो गया 4500 सेकंड। मतलब टोटल ए जो भागेगा वो 4500 सेकंड में भागेगा। तो जो लास्ट टाइम होगा वो 4000 सेकंड वे पे वो दोनों मिलेंगे, क्योंकि जब अगली बार 5000 सेकंड होंगे तो ए अपनी रेस उस टाइम खत्म कर चुका होगा, उस टाइम वो भाग ही नहीं रहा होगा। तो लास्ट टाइम कौन से उस पे मिलेंगे, ये मिलेंगे 4000 सेकंड पे, क्योंकि ए को रेस खत्म करने में 4500 सेकंड ही लगेंगे। बी को खत्म करने में कितने लगेंगे, तो बी को 22.5 इंटू 250 सेकेंड इतना टाइम लगेगा। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये हो गया 45/2 होता है, तो 45 इंटू 125, तो 45 का 5 बार में हो गया अपना पास 225, 45 का 2 बार में 90, 90 और 22 112,
45 का एक बार में 45 और 11 56, तो 5625 सेकंड लगेंगे बी को, लेकिन आखिरी बार ये लोग मिलेंगे 4000 सेकंड पे। What is the value of this when x equal to -5 and y equal to -7? तो कुछ नहीं करना, ये दोनों वैल्यू सीधा इसमें उठा के पटकनी है, जहां जहां x दिखे सब जगह -5 डाल दो, जहां जहां y दिखे -7 डाल दो। तो 27 इंटू -5 का क्यूब -58 इंटू एक्स का स्क्वायर मतलब -5 का स्क्वायर इंटू y मतलब -7 प्लस 31 इंटू -5 इंटू -7 का स्क्वायर -8 इंटू y मतलब -7 का क्यूब। तो 27 इंटू -5 का क्यूब मतलब 125 हो जाता है, -125, फिर 5 का स्क्वायर 25, और तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 58 इंटू 25 का 7 बार में 175 प्लस 7 का स्क्वायर 49, ये माइनस आ जाएगा 31 इंटू 49 इंटू 5 हो जाता है अपने पास 245, है ना। हाँ यही होता है, ठीक। फिर 7 का क्यूब हो जाता है 343, तो प्लस 8 इंटू 343। ये आपको करना है, ये सोल्व करना पड़ेगा आपको, तो ही आपका काम चल सकता है। आप चाहो तो यूं बोल सकते हो कि यूनिट डिजिट से चलना चाहे चल सकते हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि हाँ चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मेन बात ये आपको एक बात ये ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये आंसर माइनस में आएगा या प्लस में आएगा, ये चीज आपको चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए तो करके देख लीजिए आप, कोई बहुत मुश्किल सवाल नहीं है, आराम से किया जा सकता है। पूरा बताने की वैसे मेरे को जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप कहते हो तो मैं बता देता हूँ। चलिए ठीक है, बता ही देते हैं। 27 का 5 बार में हो जाएगा अपने पास 135, 13 ऊपर चला गया, 13 कैरी चले गई। 27 का 2 बार में हो जाता है 54, 54 प्लस 13 67, 6 हासिल कैरी चला गया तो 33, ये आ गया -3375 प्लस 58 का 5 बार में हो जाता है 290, 29 कैरी चला गया। 58 का 7 बार में कितना हो जाएगा 290 प्लस 116 मतलब 406, 406 प्लस 29 कैरी चला गया था, 406 प्लस 29 मतलब 426, 435, 43 कैरी चला गया। 58 प्लस 43 मतलब 61 मतलब 101, फिर माइनस 31 का 5 टाइम्स हो जाता है 155, 15 कैरी चला गया। 31 का 4 टाइम्स हो जाता है 124, 124 प्लस 15 139, 13 कैरी चला गया। 13 का 2 टाइम्स हो जाता है 62, 31 का 2 टाइम्स हो जाता है 62, 62 प्लस 13 तो 75, फिर प्लस 8 का 3 बार में 24, 8 का 4 बार में 32, 32 और 2 34, 3 बार में 8 3 24, 24 और 3 27। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि भैया आंसर तो अपना आई थिंक प्लस में ही आना चाहिए। 5 और 5 0, 17, 9 10, ये आ जाएगा माइनस में, प्लस में आ जाएगा 4 4 5 9, 7 और 1 8, 10 और 2 12, तो आंसर तो प्लस में ही आएगा। और मैं बोल सकता हूँ कि यूनिट डिजिट 4 आएगी, तो यही वाला ऑप्शन होगा। इसको भी करना चाहो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये 4, 9 में 7 गया 2, 18 में से 9 गया 9, और 11 में से 10 गया तो 1, तो 1924 ये आंसर आएगा। बस यही अपन को करना है इसमें, और कुछ था नहीं। इसी के साथ समय समाप्ति की घोषणा, हुटर जी बच चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपना कीमती समय दिया, अच्छे से सुना। और वीडियो तो अभी तक है लाइक कर दी होगी, वो तो बताने की जरूरत ही नहीं है। शेयर भी कर दो, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वो भी कर दो यार, ऐसा क्या कर रहे हो, कर दो भैया। इंस्टाग्राम पे भी है अपन, इसको तो देखो वरना मत देखो। ए इज लाइव मेरा पर्सनल पेज है, इस पे आप देख सकते हो। और अर्पित अग्रवाल मैथ्स टेलीग्राम पे जरूर देख लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको पीपीटी मिल जाती है, जो भी काम अभी अपन ने किया इसकी ऐसे की ऐसे ही मैं पूरी की पूरी पीपीटी वहां पे डाल देता हूँ। चलिए जब तक के लिए थैंक यू।